हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो वीडियो है वो फिजिक्स के ऊपर है। ये फिजिक्स का 5वां क्लास है जिसमें हम बल एवं गति के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये बल एवं गति का 4th पार्ट है। इससे पहले हमने इसका 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा सीजी पुलिस, आरक्षक, पीएससी, व्यापम, सीजी टेट, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस में आपको साइंस का एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। साइंस के सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स का एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप सारे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 85 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्लाइड पर ले आता हूँ। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये रहा वो स्लाइड। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, पानी में तैरना गति के किस सिद्धांत को स्थापित करता है? क्या पानी में तैरना गति के प्रथम सिद्धांत, या फिर गति के द्वितीय सिद्धांत, या फिर गति के तृतीय सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है पानी में तैरना गति के किस सिद्धांत को स्थापित करता है। तो ये गति के तीसरे नियम को स्थापित करता है, गति के तृतीय सिद्धांत को स्थापित करता है। ठीक है, जैसे ये पानी है समझ लीजिए। ठीक है, ये पानी है। अब इसमें जब हम तैरते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हम अपना हाथ चलाते हैं। ठीक है, हाथ पैर जो चलाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं। जैसे हम इधर की ओर तैर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया। ये गति का तीसरा नियम है, यही इस पर लागू होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ठीक है, लोहे की जो कील है वो पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट कारण है वो लोहे का जो घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इसी वजह से क्या कहा मैंने, जो लोहे का घनत्व है वो पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है, इसलिए जो लोहे का कील है वो पानी में डूब जाता है जबकि पारा में तैरने लगता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होती है, या फिर समान वेग होते हैं, या फिर समान त्वरण होता है, या समान बल होता है? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का हमेशा समान त्वरण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बने जहाज पानी पर तैरने लगता है। आपने सोचा होगा कोई छोटी सी सुई है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जो जहाज है वो पानी में तैरता क्यों है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है वो उसके सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जिसकी वजह से सुई डूब जाता है और जो जहाज है वो पानी में तैरने लगता है। समझ में आया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आकाश में उड़ते पंछी में होता है। क्वेश्चन आता है बार बार, आकाश में उड़ते हुए पंछी में क्या होता है, गति शक्ति या स्थिति शक्ति? न तो गति और न ही स्थिति, या फिर दोनों, गति शक्ति और स्थिति शक्ति? तो आकाश में जो उड़ता हुआ पक्षी है उसमें होता है गति शक्ति और स्थिति शक्ति, दोनों होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र गति से 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वह जो है
इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे बल का आपको फॉर्मूला पता है, बल बराबर, मैंने बताया बल हमें कहाँ से मिलता है, बल हमें माँ देती है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आपको त्वरण निकालना है, आपको द्रव्यमान दिया गया है और बल दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि एक द्रव्यमान है और एक जो बल है, तो वह क्या होगा, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से गति करेगी, 1 मीटर सेकेंड के त्वरण से गति करेगी। कैसे हमने सॉल्व किया, बल हमें कौन देती है, बल हमें माँ देती है। अब इसमें जो द्रव्यमान दिया गया है, जो मास दिया गया है वो 1 दिया गया है, जो बल दिया गया है वो भी 1 दिया गया है, 1 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और त्वरण क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो 1 जो मीटर सेकेंड स्क्वायर है ये त्वरण की इकाई होती है, ठीक है, इसलिए मीटर सेकेंड स्क्वायर लगे हैं। तो और हमारा आंसर 1 आया, तो 1 मीटर सेकेंड के त्वरण से गति करेगी। समझ में आ गया, हमें द्रव्यमान और बल का जो मान दिया गया था, हमें त्वरण निकालना था। समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। न्यूटन के गति से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो वो मिलती है हमें बल की, ठीक है। न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन है, एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करते हैं। तो बल, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, त्वरण द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आपको क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है और त्वरण भी दिया गया है, आपको बल निकालना है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं, बाकी सॉल्व आप करके देखेंगे। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा कमेंट बॉक्स में ही, या फिर स्पेसिफिक मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा इस पर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है। तो हमने बार बार देखा है इसको, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस बल का मान बताइए जो आभासी है, जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वह कौन सा बल है, आपको ये बताना है। जो आभासी है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है और जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो वो बल है केंद्राभिसारी बल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको प्लाक नियतांक पूछ रहा है, ठीक है। प्लाक नियतांक का मान बताइए। तो प्लाक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये होता है प्लाक नियतांक का मान, यहाँ पे -34 और ऐड होगा पावर में 10 की। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव एक बल कार्य करने लगता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का क्या गुण है। जड़त्व जो होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, गति का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो गति का जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण, क्या कारण है द्रवों में पृष्ठ तनाव का। तो जो द्रव है उनमें पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्ञात हो, ठीक है। यहाँ पे ज्ञात दिखा है, ज्ञात हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल
लगाया गया, यदि बल का परिमाण और वस्तु का, यहाँ पे क्या लग रहा है, बल का नियम, बल हमें कौन देती है, बल हमें क्या देती है, माँ देती है। ठीक है, हमें क्या 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 बोल रहा है, यदि बल का परिमाण, बल का मान हमें दिया हो, वस्तु का द्रव्यमान दिया हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। हम क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न जो त्वरण है वो क्या होगा, बल के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो उसमें खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट रीजन है वो है जड़त्व। मैंने पहले भी इसको बता रखा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु त्वरित होती रहती है जब तक कि, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं वो बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आएगा इस पर परिणामी, ठीक है, इस पर परिणामी बल, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, मैं फिर से लिखूं, फिर से लिखता हूं, इस पर परिणामी, ठीक है, इस पर परिणामी बल शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। तो ये ऑप्शन सी है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, एक वस्तु त्वरित होती रहती है जब तक कि उस पर जो परिणाम है वो बल शून्य होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार का मान होता है, 1 किलोग्राम का जो मान है वो कितना होगा, न्यूटन में पूछ रहा है आपसे। तो न्यूटन में 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का अगर हम वेग को आधा कर दें तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा। संवेग का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है। संवेग को मैंने ट्रिक से याद रखा था, आपको बताया कि संवेग, ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, इसको हमने कैसे याद रखा था, संग में मैं भी, ठीक है, संग में मैं भी, जिससे आपको संवेग का फॉर्मूला पता हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, वेग को यदि आधा कर रहे हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे ये इसके समानुपाती है। ठीक है, तो अगर हम वेग को आधा करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 किलोग्राम की वस्तु में 5.0 मीटर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने से आवश्यक आवेग का क्या फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आवेग का जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बल गुणित जो समय है ये होता है आवेग। अब आपको इसमें क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने में आवश्यक वेग का मान होगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20 न्यूटन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड पर लगाया जाता है तो आवेग क्या होगा, जैसे मैंने बताया आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। ठीक है, आवेग बराबर क्या बताया मैंने, आवेग बराबर बताया मैंने बल गुणित समय। ठीक है, यही मैंने बताया। अब आपको इसमें बल दिया गया है और समय भी दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आवेग के फॉर्मूले में बल यानी कि 100 और गुणित में समय 0.4 सेकेंड, ये अगर आप रखें तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 40 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 40 न्यूटन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है जब, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कब लागू होता है, जब
बल संरक्षित हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है? इसमें भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है, प्रतिक्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जब गोली छोड़ते हैं, ठीक है, गोली जब मारते हैं तो इसमें जो राइफल है, ठीक है, यानी जो बंदूक है वो पीछे की ओर जाती है। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो ऑप्शन बी है, न्यूटन की गति का इसमें तृतीय नियम लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है क्षैतिज दिशा में नियत घाल से यहाँ पे क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज के एक बैग गिराया जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से क्या कर रहे हैं? एक बैग गिराया जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज की स्थिति का क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैग के ठीक ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बल गुणनफल होता है। तो बल मैंने बता रखा है, बल हमें कौन देती है? माँ देती है, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है। तो यह क्या अनुभव करता है? यह बल आघूर्ण परंतु यहाँ पे ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब किसी पत्थर को एक रस्सी से एक सिरे से बांधकर वृत्ताकार घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी में दिया गया है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी में दिया गया है अपकेंद्रीय बल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जब हम किसी भी पत्थर को रस्सी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो ये इस वृत्ताकार मार्ग में घूमना जारी रखता है, वो कारण है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल वो है जो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो वो बल लगता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल मतलब जो केंद्र से, यानी कि ये क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है। समझ में आया? और अभिकेंद्रीय जस्ट अपोजिट होता है। अभिकेंद्रीय क्या होता है? केंद्र की ओर लगता है, बाहर से केंद्र की ओर लगता है। इतना बात आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बल का एसआई मात्रक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में बल का जो मात्रक है वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? गति का तीसरा नियम है जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें सही क्या नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेशों वाले कणों पर क्रिया करता है। तीसरा दिया गया है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। डी में दिया गया है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए गलत है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, ये पॉइंट गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मी में दिन लंबे होते हैं, कुंडलिनी में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक में भार में परिवर्तन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने बता रखा है लोलक जो घड़ियां है वो गर्मियों में इनकी जो लंबाई है वो क्या हो जाती है? लंबाई जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
जिससे आवर्तकाल जो है वो भी बढ़ जाता है। अब आवर्तकाल बढ़ा यानी कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको सुस्त बोल रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके अपोजिट यदि शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में जो लोलक की लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे लोलक का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है और लोलक जो है वो तीव्र हो जाती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कोड की सहायता से सम्मिलित करना है हमें, सही उत्तर का चयन। यहाँ पे कोड दिया रहता जो कि मैं भूल गया हूँ टाइप करना। तो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है, हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। उच्च वेग दूसरा दिया गया है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से मिलेगा। पास्कल दाब की इकाई है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और उच्च वेग मैक होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ए का क्या हुआ, ए का 2 हुआ। ठीक है, बी का हमने देखा, बी का क्या हुआ, 3 हुआ। सी का हमने देखा, सी का 1, और डी का हमने देखा है, डी का हुआ 4। ठीक है, इस टाइप से आपको कोड दिया रहता है, उसमें आपको मिलाना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं कौन सा टॉपिक हम ले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।